शुभेंदु अधिकारी जो है हाथ मलते हुए खड़ा होते आपको दिखेगा और कुछ दिन में ऐसा समझ में आपको आएगा कि यहाँ से बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। क्या इनके पास कोई चेहरा नहीं? इनके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा अगर होता तो शुभेंदु को बनाते नहीं, इसलिए कि शुभेंदु को लेके ही तो ये काम किए हैं। आज नहीं कल वो फिर देखिएगा ममता दीदी के आगे पीछे ही आएगा वो। 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसी तरीके से ये ममता बनर्जी का काम, इसका अपना आइडियोलॉजी, इसका सोच, इसका काम करने का तरीका पूरे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह पे लॉकडाउन की प्रक्रिया है, मगर उसी बीच जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ने जो है अलग अलग अपने मिनिस्टर्स को चुन लिया है। मिनिस्टर की शपथ ग्रहण भी हो रही है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता शुभेंदु अधिकारी को चुना। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे। फिर उसके बाद नंदीग्राम का इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है पहले तो हार गए, फिर जीत गए। इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा साझेदारी उसमें देखने को मिला। तो अब जो है अपोजिशन लीडर बना है। तो अब पश्चिम बंगाल में लोग क्या सोच रहे हैं और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के लीडर बनने के बाद जनता क्या सोचती है? बीजेपी के पास और कोई फेस नहीं है कि टीएमसी का भागा हुआ लीडर को जो है विरोधी दल का नेता या अपोजिशन लीडर बना दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो एल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ईमानदाराना तौर से कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि 35 से 40 एमएलए टूट करके वो दीदी के इसमें आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो है हाथ मलते हुए खड़ा होते आपको दिखेगा और कुछ दिन में ऐसा समझ में आपको आएगा कि यहाँ से बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। क्या इनके पास कोई चेहरा नहीं है? इनके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा अगर होता तो शुभेंदु को बनाते नहीं, इसलिए कि शुभेंदु को लेके ही तो ये काम किए हैं। फुटा के, समझे कि नहीं। अब ममता दीदी ने शुभेंदु को पाला है, परवरिश किया। इनके पास है ही नहीं है तो क्या करेंगे, किसको ले जाएंगे? और यहाँ के जो पब्लिक है ना, मिल के जुल के रहते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ कहने का मतलब है डिवाइड एंड रूल का कहने मतलब कोई भी कहने मतलब जगह नहीं है यहाँ। तो मगर अगर उनके पास लीडर क्यों नहीं है? यही भागे हुए ही क्यों चाहिए? अगर इतने बड़े हैं तो लॉकेट को बता दे नेता प्रतिपक्ष या अपोजिशन लीडर। नहीं, तो उसका तो यही मुद्दा है, फूट डालो, हुकूमत करो। असल वो ये जान रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं, उसकी मतलब कमज़ोरी, हम ममता दीदी की कमज़ोरी वो जानना चाह रहे हैं। तो इसको बना करके हम ममता दीदी का कमज़ोरी जाना है, लेकिन ये पता है कि ममता दीदी के पास कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है कि जो इसको बना करके हम आया करें या जो इसको बना करके हम हुकूमत करने की। टीएमसी के पास, टीएमसी ने उसको विरोधी दल का नेता बीजेपी बनाया। राहुल सिन्हा है, दिलीप घोष है, लॉकेट चटर्जी है, अशोक डिंडा, ये सभी बड़े फेस है। तो इनको कब, मतलब इनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना एक तरह से। देखिए, आप जिस आदमी का नाम ले रहे हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो महाबेहुदा है। उनको क्या बात कहना है, क्या कहना चाहिए वो जानते ही नहीं है बोलना। दूसरा बात, आप और जितने लोग लॉकेट जो है, ये जो है वो ऐसा बदतमीजी वाली बात करती हैं जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और कुछ ऐसे नेता हैं जो इनको बोलना ही नहीं आता है। ये हमारे समझ से इस समाज में इस तरीके की बात करना, हिंदू मुसलमान को अलग करना, हिंदू मुसलमान से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को अलग करना, इस तरीके की पॉलिसी की वो बात करते हैं। तो ऐसे लीडरों को पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। मगर शुभेंदु अधिकारी लीडर बन गए, आप तो ममता अरे को टक्कर। आज नहीं कल वो फिर देखिएगा ममता दीदी के आगे पीछे ही आएगा वो। एकदम आज सुनते रहिएगा। तो ममता बनर्जी फिर से बागी को क्यों लेंगी? बागी लीडर को क्यों लेंगी ममता बनर्जी? अब उसकी नहीं भी ले सकती है, वो पीछा करेगा, वो उसका फैसला है, उसकी मर्जी है ना। आप देखिएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसी तरीके से ये ममता बनर्जी का काम, इसका अपना आइडियोलॉजी, इसका सोच, इसका काम करने का तरीका पूरे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल में मगर एक बात है कि आप लोग सुन रहे थे कि बीजेपी के इतने सारे लीडर इतना गंदा भाषा यूज़ कर रहे थे, अलग अलग चीज़ यूज़ कर रहे थे। तो अब इसी को क्यों लिया गया? टीएमसी भागे हुए लोग। तो अमित शाह जी ने कहा था कि अगर 200 के पार हम नहीं आएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। आप उनसे नहीं पूछते कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? नजर नहीं आ रहे आजकल। नहीं, आप क्यों नहीं पूछ रहे? 1 लाख से जीतेंगे, 1 लाख नहीं जीतेंगे तो हमसे नहीं 200 सीट से भी जीतेंगे। अमित शाह बोला था, उसका मैंने सुना। तो आज 200 के ऊपर ममता जीती है, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा वो अमित शाह? कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पे समझनी चाहिए कि उसको सबसे अहम लीडर बीजेपी के तौर पे चुना गया है। और इस वजह से चुना गया है कि पहले जो फूट डालो, हुकूमत करो वाली पॉलिसी, वो यही किया गया है।
अभी इसको फूट डाल दिया गया है और हुकूमत करेगा और उसको अपना चेहरा देगा। जैसे उसका पहले से यहाँ जो भी है बीजेपी का कैंडिडेट सब असल कैंडिडेट जो भागा हुआ है, जो बागी है, वो असल कैंडिडेट नहीं हुआ। उसको सामने में रख करके मोहरे के तौर पे काम करेगी और बाद में ये पता चलेगा आने वाले दिनों में कि यही जो बीजेपी कैंडिडेट है, असल बीजेपी कैंडिडेट, उसको रखेगा, बकिया को, ये भगौरा को भगा देगा। तो क्या ममता बनर्जी को हराने का सिला दिया गया है मतलब शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि शुभेंदु जीत गए हैं, रिजल्ट कैसा भी हो तो 2-4 दिन लोग याद रखेंगे कि बेईमानी घोटाला घपला हुआ, मगर लास्ट में तो लोग यही याद रखें कि ममता हार गई है, शुभेंदु जीत गए। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप बहुत ईमानदार ऑनेस्ट आदमी हैं और अच्छा आप सब इंटरव्यू लेते हैं और ईमानदाराना तौर पे लेते हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। ममता बनर्जी देखिए ऑलरेडी वो जीत चुकी हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा है, मुकदमा में मामला जाएगा। जब वापस दोबारा गिनती होगी तो देखिएगा ममता बनर्जी को आप 100% देखेंगे कोई जीतते हुए नजर आएंगे। गिनती का तो चांसेस नहीं लग रहा है। अगर गिनती का चांसेस नहीं लगता है तो अब कोर्ट जो डिसीजन करेगा, हम इस संविधान में रहते हैं, इस संविधान के इसको हम मानेंगे। आखिर टीएमसी के गए हुए लीडर को क्यों अपोजिशन चुनना पड़ा बीजेपी को, अगर बीजेपी अपने आप को कह रही थी कि हमारे पास बहुत लीडर। ईमानदारी से बीजेपी के पास बहुत अच्छा चेहरा नहीं है। अगर आप सही मानों में देखें तो बीजेपी के पास बहुत अच्छा चेहरा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को इन लोगों ने इसलिए चुन लिया है कि बेईमानी करके ही वो आ गए हैं, तो चलो इनको ही अब जो है उसको लगता है कि दीदी को हरा दिया, मैं चोरी बेईमानी जिस तरह से भी दीदी को हराया, लगता है कि दीदी को हराने का ही सिला या फल उनको जो है दिया गया है, जो अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि सब आपके राज्यपाल, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है उससे आप न्यूज़ सुने होंगे या खबर मिली होगी, मुबारकबाद दिया गया है कि भाई दीदी को मुबारकबाद हो कि 1200 वोट से आप जीत गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे ये कह लेना कि दीदी वहाँ जीत गई। अब यहाँ दूसरे मुद्दे पे आइएगा तो पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल से तो वहाँ भी जीती हुई है, तो यहाँ हारने का कोई मामला नहीं है। दीदी जीती हुई है, दीदी का हारने का कोई मामला। अभी यहाँ आए थे, बोले थे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो मैं बिजली फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सिर्फ जो है वो झूठ बोलने की छड़ी बांधते हैं और कुछ नहीं जानते हैं ये। मगर जनता तो बड़ा उनके बातों को वो आदर्श के तौर पर लेती है। नहीं, जनता आदर्श के बातों पे जो उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो अगर कहें कि घंटी बजाना तो घंटी बजाना चालू कर देते हैं। वो अगर बोलते हैं कि दिया जलाने के तो दिया जलाने लगते हैं। वो लिया जाएगा। हाँ, घंटी बजाने से हाँ, कोरोना मोदी जी कह देंगे कि सर नीचे पाँव ऊपर करके चलो, तो वो भी करना चालू कर देंगे वो। क्योंकि वो तो पागल है, वो अनभक्त है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनको यही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। अभी मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहता हूँ। इसी सऊदी अरब ने ऑक्सीजन दिया तो उसके ऊपर रिलायंस का उन्होंने मार्का लगा करके छिपा दिया कि यहाँ मुसलमान के शहर से, मक्का से जो है वो आया है। मक्का के वहाँ वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे। नहीं, वो अंधभक्त जो है वो ऑक्सीजन तो लेंगे, लेकिन वो छिपा के लेंगे, ऐसे वो डायरेक्ट नहीं लेंगे। बाबा रामदेव भी बीमार चल रहे, वो भी ऑक्सीजन, तो पहले तो गौमूत्र पिला रहे। बाबा रामदेव कुछ भी कर सकते हैं, वो गौमूत्र पिला सकते हैं, लोगों को कुछ भी खिला सकते हैं। उनकी बात छोड़िए, वो तो कुछ भी बना के खिला देते हैं, बोलते हैं कि इसमें जो है कोरोना का दवा है, आप लोग इसको खाइए। अरे बाबा, खुद एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। अब वो हो जाएंगे ना, वो तो ऑक्सीजन बोले थे कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हा 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 करके वो दिखा रहे थे उस दिन कि ऐसे ऑक्सीजन पैदा होता है। तो अब उनको ऑक्सीजन की क्या जरूरत पड़ गई? उनको हा 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 करके ऑक्सीजन करके हा हा करके इनको ऑक्सीजन पैदा करने का जो है ये क्षमता कहाँ से गई? इसलिए मैं ईमानदाराना तौर से कहता हूँ कि बाबा रामदेव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है और उसको बढ़ावा देता है। क्या लग रहा है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आप जो है भयंकर राजनीति होने की चांसेस लग रहा है, क्योंकि तेवर शुभेंदु को भी बहुत ऊंचे हैं। नहीं, तेवर शुभेंदु के ऊंचे होंगे, लेकिन वो अपने ही घर के हैं या वो अपने गली के हैं, पूरे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं हो सकते। पूरे बंगाल के। तो हाँ, ये सोचने की बात है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1200 वोट से हार चुके हैं, और जब हार चुके हैं तो फिर वो कैसे वो बड़े नेता बन सकते हैं? और या मगरबी बंगाल तो क्या आखिरी रिजल्ट तो जीत का हुआ ना? आखिरी रिजल्ट जीत का हुआ, ये बेईमानी हो। देखिए, अब हम बीजेपी को देख लें और बेईमानी को देख लें, चोरी को देख लें, तो ये सारी चीज़ उस पर पूरे तौर पे बैठती है। ईडी हो या ईसी हो या सारे सीबीआई हो, सारे के सारे लोग उनके हैं। तो एक तरफ जीत दे देते हैं, दूसरी तरफ हार दे देते हैं, फिर वही उनकी हार है, हमारी हार नहीं है, या दीदी की हार नहीं है, या टीएमसी की हार है जी।
बंगाल के आवाम का हम सब शुक्रगुजार हैं। ममता दीदी को इक़्तिदार में ला करके पूरे हिंदुस्तान के आवाम को खुश किया। बिल्कुल, बहुत मैं इस चीज़ को जानता हूँ, कारोबारी हूँ, पूरे हिंदुस्तान से हमारा भी छोटा मोटा कारोबार है। हर जगह से हमारे पास फ़ोन आया और खुशी का फ़ोन आया कि आप लोगों का जो वोटिंग का मसला रहा या इत्तेहाद रहा, मुसलमानों का इत्तेफाक रहा, इसमें गैर मुस्लिमों का भी नहीं गैर मुस्लिमों का भी इत्तेफाक रहा, इसमें दोनों मिल करके जो आपने ममता दीदी के साथ में उसको जिताने में जो आप लोगों ने रोल अदा किया, ये हिंदुस्तान के अंदर में काबिल तारीफ़ है। अच्छा। मोदी जी ने कहा था कि बंगाल को हम जो है स्पेशल सोनार बंगला, आप तो हार गए तो क्या आप नहीं बनाएंगे? कहाँ से बना पाएंगे वो? हाँ। पहले वो कहने मतलब वो पूरे हिंदुस्तान को सोनार बनाए ना, सोना बनाए। जहाँ जहाँ से जीते हैं वहीं जहाँ से जीते हैं वहाँ से बनाए। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए क्या है, आसाम का हाल देखिए। कहने मतलब है आप ईडी से कहने मतलब है, सीबीआई से हो, कहने मतलब एनआई से हो, ये सब से कहने मतलब है काम चलाइएगा तो नहीं ना होगा। हैं आप डरा के कहने मतलब हुकूमत करना चाह रहे हैं सबको, तो सब डर के नहीं कहने मतलब रहेगा उनके अंदर में। क्यों आखिर आप सोनार बंगला क्यों? बंगाल जो है बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में कि आप सोनार बंगला नहीं होगा? अगर जीत जाते तब होता। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपको फिर ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ी झूठ बोलते हैं कि हम सोनार बंगला बना देंगे। मैं बहुत ईमानदारी तौर से एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश तो आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को ही वो बना? रामराज तो चल ही रहा है वहाँ पर। क्या रामराज चल रहा बताइए ना। वहाँ लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग हजारों हजार की तादाद में लोग रोज मर रहे हैं। बेड नहीं है वहाँ, दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अखिलेश यादव जो है अपोजिशन वहाँ के हमारे यादव भी तो सोए हुए थे, अभी परसों तरसों उठे हैं तो फिर चिट्ठी लिखना। नहीं, अखिलेश यादव की थोड़ी सी कोविड का प्रॉब्लम था, वो भी कोविड से संक्रमित हो गए थे, इसलिए उनको डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए कहा था। अब वो अब जो है उनकी तबीयत ठीक है, वो अपना काम पे फिर वापस दोबारा वो फिर अपना वो पूरे आवाम के साथ जुड़ गए। तो उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है तो बहुत बुरा है। मैं अपने से झूठ बोलना नहीं चाहता, इसलिए पूरी जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है इस वक्त। कोविड का पोजीशन इतना ज़्यादा है, हाई लेवल पे बढ़ गया है। आपको याद होगा कि उनको वाला जो है वहाँ पे भीड़ नहीं लगाना चाहिए था। अब ये कहेंगे कुंभ वाला मेला में उन्होंने भीड़ लगा करके वहाँ से जितने भी लोग जहाँ जहाँ आए हैं, वहाँ से आने के बाद उन लोगों ने, अगर मान लीजिए कि कुंभ अगर मुसलमानों का कोई उसमें होता तो अब तक तो पूरे देश भर में आग लग गया होता। हाँ, इस वक्त तो आग लग गया होता, बिल्कुल आग लग गया होता। और अब तक जिस तरीके से वो जिहादी और जमात वालों को क्या क्या अल्फाज इन लोगों ने इस्तेमाल किया था कि ये पाकिस्तान से भेजे हुए आइटम बम है, मिसाइल है, ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। और अगर ये कुंभ मेला, अगर ये मुसलमानों का मेला होता तो अब तक तो पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देते। कहते कि यहाँ से मुसलमान जो है बिल्कुल एक एक मुसलमान को मारो चुन चुन के। एक अच्छे सीएम। कोरोना के हवाले बंगाल की जनता को लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन नींद की आराम, मतलब चैन की नींद सो रही है। नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले ये जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को देता हूँ कि आज जो कोविड का जो मामला इतने पैमाने पे जो आया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मैं इसके साथ सहमत हूँ। और मैं 100% कहता हूँ कि ये मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना अगर उस समय में अगर भीड़ नहीं होती और ये बाहर से लोग नहीं लाए होते तो ये कोरोना जो पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर फैला है, लोग मर रहे हैं, तरह तरह लोग, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, दवाएं नहीं है, ये सब सारे मामला जो है ये बहुत कम थे यहाँ पे। ये 3 महीने के अंदर अंदर ग्राफ को एकदम हाई लेवल पे ला करके इन लोगों ने खड़ा कर दिया। गायब नजर आ रहे हैं इन दिनों मोदी जी, बिल्कुल गायब। मोदी जी सिर्फ इन दिनों गायब नहीं हो जाएंगे, देखिएगा वो किसी पहाड़ पे साधु संत बनकर बैठे हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने किया ही क्या है इस पूरे हिंदुस्तान के लिए। पूरे हिंदुस्तान के लिए किया क्या है? इन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि मैं आवाम को 15-15 लाख रुपया दूंगा। कहाँ 15 लाख रुपया कहाँ चला गया? 1 रुपया भी किसी समाज वाले के पास नहीं आया, 1 रुपया भी किसी के पास नहीं आया। क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो टैगोर का शहर माना जाता है। पश्चिम बंगाल जो है बंकिम चटर्जी का शहर माना जाता है। नहीं, मगर ममता बनर्जी को तो शुभेंदु हरा दिया तो बीजेपी के पास तो बड़ा फेस हो गया ना। कैसे आपने कह दिया कि उसने हरा दिया? ममता बनर्जी ने 1200 से ऑलरेडी इलेक्शन जीत लिया है। ममता बनर्जी की बस यही गलती थी कि वो वहाँ नहीं थी। वो अगर वहाँ होती, अगर वो सर्टिफिकेट ले ली होती तो आज ममता बनर्जी उस सीट पे वो पूरा जीतते हुए वो तो जीत चुकी हैं। ये तो धोखा दिया उन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने। और आपको क्या, पूरी दुनिया को ये पता है कि गवर्नर ने भी जो है ट्वीट करके कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आप जीत गए हैं। फिर उसके 1 घंटा के बाद उन्होंने कहा नहीं, गलती हो गया है। और फिर वही इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर इसको दोबारा काउंटिंग करवा देते हैं तो पूरा खानदान जो है वो
खतरे में पड़ जाएगा और उसकी जान जा सकती है। नहीं, एक चीज़ ये है कि ममता बनर्जी ने कल एक बड़ा एलिगेशन लगाते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन शामिल नहीं होता भाजपा की जीत में तो 30 सीट भी नहीं जीत पाती। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। वो तो 30 ममता बनर्जी ने तो बहुत ज़्यादा कह दिया। हमारे सोच से तो 18 से 20 में इनको सिमट जाना चाहिए। 18 से 20 सीट में इनको सिमट जाना चाहिए। ये एक सवाल ये है कि लगातार पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था भाजपा 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 नहीं है मगर 77 सीट भी तो एक तरह से बड़ी उपलब्धि उनके लिए हो गई। देखिए 77 सीट जो आई है ना, कुछ अपने खामियों की वजह से आई है, कुछ तो सीपीएम की वजह से हार गया पार्टी, कुछ कांग्रेस की वजह से हार गया, कुछ भाईजान की वजह से हार गया, इसके वजह से, और कुछ तो बेईमानी किया है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे भाटपाड़ा का सीट आप देख लीजिए, ये टोटल बेईमानी करके जो है भाटपाड़ा का सीट जीता गया। और जहाँ पे वहाँ पे जो था सिर्फ जो है एक ही सीट आया, बाकी तो सारा सीट जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है, भाजपा के हाथ से निकल चुका है, सारा टीएमसी वहाँ से जीत चुकी है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सब पहली बार देखने को मिला। चुनाव खत्म हो गया मगर अभी भी जो राजनीति है, हिंसा वाली राजनीति है, वो लगातार चल रही। देखिए मैं आपको बहुत ईमानदाराना तौर से बताता हूँ कि ममता बनर्जी जिस समय पे थी, जिस समय पे इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, इलेक्शन कमीशन उसका जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी नहीं है। जो हिंसाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, या वो बीजेपी के लोग मारे गए हों, या टीएमसी के लोग मारे गए हों, या दिगर पार्टियों के लोग मारे गए हों, उसका जिम्मेदार मैं सीधा अगर मानता हूँ तो वो इलेक्शन कमीशन, उस वक्त पुलिस उसके अंडर में थी। और जब ममता बनर्जी के अंडर में आई है तो रुका है मामला, जो है वो बहुत अंडर कंट्रोल हुआ है। अभी आप इस बात को नहीं कह सकते। और ममता बनर्जी ने जिन लोगों के घरों में ये जो हादसा हुए हैं उसमें 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान भी किया, तो ये अच्छी पहल है। उम्मीद लग रहा है कि मतलब कि आप जो पश्चिम बंगाल का राजनीति जो स्वभाव शालीन होता था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बहुत ही पीसफुल राजनीति करने वाली हैं, बहुत ठंडे मिजाज की हैं। जिस वक्त सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जुल्म किया था पूरे इस मगरबी बंगाल के सरजमीन पे, तब ममता बनर्जी ने जीतने के बाद भी बहुत ही ठंडे दिमाग से बदला, एग्रेसिव उन्होंने बदला नहीं लिया, लोगों को ऑफर किया कि आप हमारे पार्टी में आइए, आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे से काम कीजिए, आवाम की खिदमत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो हो सकता है कि इसी तरीके से बीजेपी में जो लोग गए हैं, जो थोड़ा बहुत नाराज़ हैं या जिनको कोई परेशानी है या कुछ भी है, हो सकता है कि वो आए, हमसे गलती हो गया दीदी, हम भूल कर दिए, हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। लेंगे उनको? नहीं, दीदी ले सकती हैं, इसलिए ले सकती हैं कि वो अगर काम करें आवाम की। देखिए पॉलिटिक्स में आना एक ही मकसद होना चाहिए, ईमानदाराना तौर से आवाम की खिदमत करना, आवाम का काम करना। इलेक्शन के मतलब ये, जीतने के मतलब ये नहीं होता है आप किसी भी पार्टी के हो, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि दस्तूरपरस्ती करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी की मर्डर करवाना, ये अच्छी बात नहीं। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव को खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल जो है लगातार हेडलाइंस बटोर रहा है। अभी शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा था भाजपा के ऊपर कि उनके पास फेस है, तो भाजपा ने अपना फेस जो है शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच किस तरह से जो है असेंबली में लड़ाइयाँ होंगी या असेंबली में किस तरह से डिबेट होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।